जय हिंद। मैं दुर्गेश तिवारी आप सभी को अपने YouTube चैनल कमांडर क्लासेस में स्वागत करते हैं। कैसे हो सभी बताओ, कैसे हो, पढ़ाई कैसे चल रहा है बताओ। बढ़िया। तो हम लोग कल जो देखे थे, हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास। कल हम देखे थे, कल बताए थे तुमको महमूद गजनबी के बारे में। हम बताए थे महमूद गजनबी के बारे में, और उतना हम महमूद गजनबी के बारे में नहीं बता पाए थे। थोड़ा से बताए थे, कुछ बातें रह गई थी और तबीयत खराब हो गया था, बंद कर दिए थे क्लास। तो आज हम लोग मोहम्मद गजनबी को पूरा करेंगे और मोहम्मद गौरी को लेकर चलेंगे कि मोहम्मद गौरी ने भारत पे अटैक कब मारा। तो मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी जो कल छूट गया है उसको आज हम पूरा करेंगे। और जो आज जो नया टॉपिक है उसको हम चालू करेंगे, भारत पे मोहम्मद गौरी का आक्रमण। तो अभी तक चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। क्लियर? शेयर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करो। फिर बोल रहे हैं टॉप लेवल का कंटेंट होगा, लिखते चलना। इसमें कोई दूर राय नहीं है कि जो कि आप लिखते चलना और नोट बनाते चलना। जी यदि नोट बनाओगे, नोट बना लोगे ना, जिस दिन कॉपी पर लिख लोगे, लास्ट बार देखना तुमको खुद फीलिंग आएगा कि इस चीजें हम पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि जो ये चीज बुक में है पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। क्लियर? आगे चले। आगे कल कहां तक बताए थे बताओ तो नहीं एक बार। कल कहां तक बताए थे? कल बता दिए थे कहां तक, तनी हमको बता देना बाबू। कल बता दिए थे। अब देखो, कल बताए थे कि मोहम्मद गौरी ने आक्रमण मारा था हिमाचल प्रदेश में नागरकोट में, बता दिया था। अब आते हैं मोहम्मद गौरी जो है अगला जो आक्रमण मारा था, ये मारा था 16वां आक्रमण मोहम्मद गजनबी का। मोहम्मद मोहम्मद गजनबी मोहम्मद गजनबी मोहम्मद अगर गजनबी की बात किया जाए तो मोहम्मद गजनबी ने जो अगला आक्रमण मारा था, एक मिनट रुक जाना। चलो आगे चलते। गजनबी ने जो अगला आक्रमण मारना, ये मेरे बाबू मारा सोमनाथ के मंदिर पे। कहा मार दिया? सोमनाथ के मंदिर पर। इसको लगा कि यहाँ पे बहुत पैसा है, सोमनाथ मंदिर है। जो सोमनाथ मंदिर है गुजरात प्रांत में है। कहां पे है? गुजरात प्रांत में। ये मेरे बाबू मारा था मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पे। आक्रमण जो मारा था, ये मारा था 1025 से लेकर 1025-26 ईस्वी में। माना जाता है कि मोहम्मद गजनबी का सोमनाथ मंदिर पर कभी इंडिया में आक्रमण मारा था 16वां आक्रमण था। कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण था। तो ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद गजनबी ने कब गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण मारा था, वो उसका कौन सा आक्रमण था? ये था 16वां आक्रमण। और सोमनाथ मंदिर महादेव से संपर्कित है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सोमनाथ जो मंदिर है किससे संबंधित है? महादेव से। किसे? महादेव से, यानी कि शिव से। ये शिव से क्या था? समर्पित था। और माना जाता है कि यहां से इस गुजरात में कब मोहम्मद गजनबी ने मेरे बाबू अटैक मारा, तो उस गुजरात में किसका शासक था? इस गुजरात में जो शासक थे वो चालुक्य वंश के भीम सेकंड थे। चालुक्य चालुक्य वंश के शासक, चालुक्य वंश के शासक जिनका नाम था भीमदेव। क्या नाम था? भीम प्रथम। क्या थे? भीम प्रथम थे। और माना जाता है कि इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ, यानी कि बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ। और लड़ाई होने के बाद माना जाता है कि 50,000 लोग, कितने लोग? देखो, भीम फर्स्ट और मोहम्मद गजनबी के बीच बहुत लड़ाई हुआ। लड़ाई होने के बाद माना जाता है कि इस युद्ध में 50,000 लोग मारे गए। और कहा जाता है कि मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर से कम 20 लाख दिरहम लूटा। 20 लाख दिरहम लूटा। कितना? इतना लूटा। और लूटने के बाद समझना है ने, मोहम्मद गजनबी का जो आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पे 1025 से लेकर 1026 के बीच में था। और माना जाता है कि भारत पे इसका जो आक्रमण था वो 16वां था। कौन था? 16वां आक्रमण था। अब गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे मारा। तो सोमनाथ मंदिर किससे संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा कि कब गुजरात प्रांत पे आक्रमण मारा था, तो वहां पे उस समय राजा कौन थे? तो वहां पे चालुक्य वंश, यानी कि चालुक्य वंश का शासक थे जिनका नाम था भीम प्रथम। तो भीम प्रथम और मोहम्मद गजनबी के बीच में झड़प हुआ, लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ। तो कहा जाता है कि इस युद्ध और इस लड़ाई में 50,000 लोग मारे गए। और लास्ट में मोहम्मद गजनबी हरा दिए किनको? भीम प्रथम को। और माना जाता है कि यहां से 20 लाख रुपया, यानी कि 20 लाख रुपया दिरहम लूट कर लेकर चले गए। अब कहानी समझ रहा।
कब युद्ध, यहाँ पे अगर भारत का अगर मैप देखोगे तो भारत का ऐसे मैप देखोगे तो रहने वाला था अफगान का, अफगान यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान है, और यहाँ पे एरिया में कहा है जिसका नाम है क्या मेरे बाबू, गुजरात। ये गुजरात से लूट कर लेकर जा रहा था, तो बीच में एक जगह है जिसका नाम है यहाँ पे राजस्थान, कहा है राजस्थान। कब लूट कर लेकर जा रहा था पैसा, जिसका नाम था मोहम्मद गजनबी, तो इस रास्ते से जैसा ही जा रहा था तो बीच में एक जगह पड़ता है राजस्थान, राजस्थान में कुछ जाट रहते थे, राजस्थान में क्या रहते थे, कुछ जाट रहते थे, जाट। एक क्या किए कि इनसे लड़ाई करने लगे कि हमको पैसा दीजिए, हमको पैसा दीजिए, हमको अब पैसा देना ही पड़ेगा। कौन, जिसका नाम क्या था मेरे बाबू, ये जाट रहते थे, समझना, राजस्थान में जाट रहते थे। कभी पैसा लेकर लूट कर लौट रहा था अपने अफगानिस्तान की ओर, तो मेरे बाबू राजस्थान में जाटों ने इनके साथ लड़ाई कर दिया और घेर लिया, बोला कि हमको पूरा पैसा दीजिए ना तो लड़ाई करेंगे। तब मोहम्मद गजनबी ने सोचा कि ये सही वक्त नहीं है, ये सही, क्योंकि बहुत दूरदृष्टि का एक बहुत विद्वान था ये, इसके दरबार में ना उतबी अलबरूनी बहुत लोग रहते थे, विद्वान विद्वान, ये दूरदृष्टि था। ये सोचा कि अभी लड़ाई करना ठीक नहीं है, अभी लड़ाई करेंगे तो पूरा चौपट खराब हो जाएगा, इसको क्या करो, कुछ रुपया दे दो, और रुपया देके इसमें 20 लाख रुपए में से कुछ दे दिया जाए, और उसके बाद कब हम उधर से आएंगे तो फिर इससे लड़ाई हम निपट लेंगे। अरे कुछ समझ में, ये मोहम्मद गजनबी ने बोला कि इस समय लड़ाई करना सही बात नहीं है, क्योंकि ज्यादा पैसा रखा था, अगर ज्यादा लड़ाई अगर करता तो पैसा पूरा छीन ना जाता। तो इन्होंने सोचा कि लड़ाई नहीं करते हैं, 20 लाख रुपए में से कुछ रुपया दे देते हैं, ये विद्रोह कर दिया सब जाट, सब राजस्थान में कुछ पैसा रखे, पैसा दे देते हैं, कब उधर से आएंगे पैसा वैसा रखकर तब हम क्या करेंगे, इनको फरिया देंगे। तब मोहम्मद गजनबी ने इस जाटों को राजस्थान में कुछ पैसे, यानी कि इसमें से कुछ पैसा दे दिया और निकल गया अपने अफगानिस्तान। कहां चल गया, अफगानिस्तान चल गया। कौन, ए। उसके बाद 1027 में, यानी कि लास्ट में कब आया, 1027 में, 1027 में कब भारत आया, 1027 में कभी इंडिया आया, जिसका नाम क्या था, मोहम्मद गजनबी मार दिया इन पे अकर्मण, जाट पे मार कर खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद भारत में अंतिम अकर्मण किया था, जिसका नाम क्या था, मोहम्मद गजनबी। तो क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि भारत पे लास्ट जो आक्रमण है ये मोहम्मद गजनबी का कौन था, 1027 में। किसको मार दिया था, जाटों को, क्योंकि गया था पैसा लेकर, 10 साल बाद आया, बढ़िया से इन सबको क्या करा, लूट लाट कर मार दिया, जाटों को खत्म कर दिया। उसके बाद फिर अफगानिस्तान लौट गया। अब अफगानिस्तान लौटा तो कुछ दिन बाद, यानी कि 3 साल बाद 1030 ईस्वी में 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी का मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है, मृत्यु। किसका हो जाता है, निधन। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोहम्मद गजनबी का जो निधन है कब होता है, 1030 ईस्वी में। और लास्ट आक्रमण भारत पे कौन था, 1027 में। आप पूछे कौन सा आक्रमण था, 17वां आक्रमण, 16वां आक्रमण है, 17वां आक्रमण है। अब बताओ किसी को डाउट है तो, किसी को, अगर किसी व्यक्ति को, किसी भाई को डाउट है तो बताओ कि सर डाउट है। मजा आया, अरे मजा आ रहा है, चलो आगे चला जाए। चलो तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद गजनबी ने का 16वां आक्रमण कौन था, तो सोमनाथ के मंदिर पर मारा। उस समय जो शासक हुआ करते थे, जिनका नाम था चालुक्य वंश के राजा थे भीम प्रथम को हरा दिया। और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। माना जाता है कि 50,000 व्यक्तियों का मृत्यु हुआ था यहीं पे, और यहां से 50 लाख दिरहम लूटे थे सोमनाथ मंदिर से। और उसके बाद ये महादेव से समर्पित था। क्वेश्चन पूछेगा कि जाटों पे आक्रमण कब किया था, 1027 में। मोहम्मद गौरी का लास्ट आक्रमण, सॉरी, मोहम्मद गजनबी का लास्ट आक्रमण कौन था, 1027 में, 17वां जाटों पे। मोहम्मद गजनबी का मृत्यु कब हुआ, 1030 में। आगे चला जाए, इसको लिखो जल्दी से। इसके बाद आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। मोहम्मद गजनबी के दरबार में एक व्यक्ति रहा करते थे, जिनका नाम था, आप लोग नाम सुने होंगे बहुत बढ़िया से, जिनका नाम था अलबरूनी। आप लोग बहुत बढ़िया से नाम सुने होंगे, बहुत बढ़िया से उनको जानते होंगे कि मोहम्मद गजनबी के दरबार में, मोहम्मद गजनबी के दरबार में
एक व्यक्ति रहा करते थे, एक व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम था मेरे बाबू, जिनका नाम था, जिसका नाम था, जिसका नाम था, जिसका नाम था मेरे बाबू अलबरूनी। अलबरूनी, क्या नाम था? अलबरूनी। ये मेरे बाबू खूब पढ़ने लिखने में तेज थे। अलबरूनी पढ़ने लिखने में तेज थे। इनके दरबार में रहते थे मोहम्मद गजनबी का। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद गजनबी के दरबार में रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? अलबरूनी। अगर पूछा जाए इनका ओरिजिनल नाम क्या था? अबू रेहान। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इनका ओरिजिनल नाम क्या था, ये पेपर में पूछ चुका है 1000 बार कि अगर पूछेगा कि इसका ओरिजिनल अलबरूनी का ओरिजिनल नाम क्या था? अबू रेहान। यूपीएससी का क्वेश्चन है। अलबरूनी का ओरिजिनल नाम क्या था? अबू रेहान। क्या नाम था? ओरिजिनल नाम अबू रेहान। बात किया जाए कि अलबरूनी का एक बहुत फेमस बुक है जिनका नाम था किताबुल हिंद। किताबुल ए हिंद। आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत बढ़िया से नाम सुने होंगे कि इनका एक बुक का नाम था जिसका नाम था किताबुल ए हिंद, जिसका नाम है अलबरूनी। ये किताबुल ए हिंद को 11वीं शताब्दी का एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि 11वीं शताब्दी का दर्पण कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ चुका है 1000 बार। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछेगा किताबुल ए हिंद को 11वीं शताब्दी का दर्पण कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 11वीं शताब्दी का दर्पण किसे बोलते हैं? किताबुल ए हिंद को। अगर बात किया जाए आगे, तुमसे 1 मिनट रुक जाना। अगर बात किया जाए और यहां पे आगे मेरे बाबू मोहम्मद गजनबी के साथ, तब क्वेश्चन पूछेगा कि मेरे बाबू मोहम्मद गजनबी का अगर बारे में पूछे और तब पूछेगा कि वो ऐसा कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आए थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। वो ऐसा कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आए थे, जिनका नाम था अलबरूनी। क्या नाम था? अलबरूनी। इनका पुस्तक का नाम था किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। इनको 11वीं शताब्दी का क्या बोला जाता है? दर्पण। क्वेश्चन पूछेगा कि अलबरूनी का ओरिजिनल नाम क्या था? अबू रेहान। ध्यान रखना, अबू रेहान। क्वेश्चन पूछ चुका है, यूपीएससी का है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, चेक कर लेना जाकर। यूपीएससी का है क्वेश्चन, डायरेक्ट पेपर में पूछा था कि मेरे बाबू इनका ओरिजिनल नाम क्या था? ओरिजिनल नाम था, जिनका नाम क्या था? अबू रेहान। क्या नाम था? अबू रेहान। अबू रेहान। क्या नाम था ओरिजिनल? अबू रेहान। क्लियर? अगर बात किया जाए कि इन्होंने मोहम्मद गजनबी ने एक सिक्का चलवाया। एक क्या चलवाया? सिक्का। मोहम्मद गजनबी ने एक सिक्का चलवाया। क्या चलवाया? क्वाइन। क्वाइन का मतलब क्या? सिक्का। एक सिक्का चलवाया और इस सिक्के पे मोहम्मद गजनबी ने एक सिक्का चलवाया जिस सिक्के पे एक तरफ से संस्कृत लिखा था और एक तरफ से अरबी। एक तरफ से संस्कृत लिखा था और एक तरफ से कहा अरबी। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद गजनबी ने एक चांदी का सिक्का चलवाया और चांदी का सिक्का चलवाने के बाद सिल्वर क्वाइन। क्या चलवाया? सिल्वर क्वाइन। उसमें सिल्वर क्वाइन क्या चलवाया था? सिल्वर क्वाइन। यानी कि एक चांदी का सिक्का चलवाया था जिस चांदी के सिक्के पर एक तरफ संस्कृत लिखा था और एक तरफ अरबी में लिखा था। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाले पहले कब व्यक्ति कौन थे, जिनका नाम था अलबरूनी अबू रेहान। इनका बुक है जिसका नाम है किताबुल हिंद। क्लियर? अगर बात किया जाए कि मोहम्मद गजनबी किस वंश के शासक थे, तो ये गजनबी वंश के शासक थे, लेकिन वंश किस वंश के थे? तो वंश का नाम था यामनी वंश। जिस वंश का नाम क्या था? यामनी वंश। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद गजनबी किस वंश के थे, तो जिसका नाम था यामनी वंश। ध्यान रखना, कौन सा वंश? यामनी वंश। कौन सा वंश? यामनी वंश। और यामनी वंश को, मोहम्मद गजनबी को यामनी वंश के शासक थे और इसे हम क्या बोलते थे? उल धौला। क्या बोलते थे? उद धौला। अगर पूछेगा कि उद धौला का है, यानी कि मेरे इसको बोला गया उल दौरा। किसको? इनको। यानी कि इनका दहिना हाथ। क्या बोला गया? उद धौला, यानी कि दहिना हाथ। यानी कि दहिना हाथ किसका? मोहम्मद गजनबी का। दहिना हाथ होता है ना, तो इस वंश का इनका दहिना हाथ बोला गया है, जिसका नाम उपाधि था उद दौला। क्या नाम था? उल दौरा। अगर पूछेगा कि उल मिलत, क्या पूछेगा? उल मिलत। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इनको ही बोला गया उल मिलत। क्या मिला गया? उल मिलत। ये उल मिलत का मतलब था मुसलमानों का संरक्षण।
मुसलमानों का संरक्षक थे, जिनका नाम क्या था मेरे बाबू? मोहम्मद गजनबी। तो ध्यान रखना है दोनों क्वेश्चन। तो यहां से तुम्हारा मोहम्मद गजनबी खत्म हो गया। अब चालू होगा मोहम्मद गौरी। क्या चालू होगा? मोहम्मद गौरी। तो अभी तक वीडियो पर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। क्लियर? बताओ बताओ। तो अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, दूसरा का नंबर शेयर और तीसरा का नंबर सब्सक्राइब करो। तो पूरा बता दिए कि मोहम्मद गजनबी के दरबार में रहता था अलबरूनी। अलबरूनी का ओरिजिनल नाम था अयबू रेहान। एक क्वेश्चन पूछ चुका है। ये भारत, इनके साथ भारत आने वाले पहले व्यक्ति थे और इन्होंने एक सिल्वर का सिक्का चलवाया जिसपे अरबी और संस्कृत दोनों लिखा था। और इनका एक बुक का नाम है किताबुल हिंद। इनको 11वीं शताब्दी का दर्पण कहा जाता है अलबरूनी का बुक का। मोहम्मद गजनबी ने उल मिलत की उपाधि दिया। उल मिलत का मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। अगर यह पूछे किस वंश का था, यामनी वंश का। क्लियर? आगे चलते हैं। तो फिर बोल रहे हैं कि अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब यार करो, इतना बढ़िया बता रहे हैं। अब देखते हैं मोहम्मद गौरी। हेडिंग डालो मोहम्मद गौरी का भारत पे आक्रमण। मोहम्मद गौरी का भारत पे आक्रमण। मोहम्मद गौरी का भारत पे आक्रमण। अब देखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने क्या क्या किया, कैसे कैसे आक्रमण किया। आगे चलते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद महमूद मोहम्मद गौरी। इस मोहम्मद गौरी को जानने से पहले इसका इतिहास जानना पड़ेगा कि मोहम्मद गौरी था कौन, कहां से आया था, कौन था। इसको जानने से पहले इसका इतिहास जानना पड़ेगा। किसको? मोहम्मद गौरी को, कि मोहम्मद गौरी था कौन, मोहम्मद गौरी कहां का था। तो मोहम्मद गौरी को जानने से पहले समझना, मोहम्मद गौरी को जानने से पहले हम लोग चलते हैं अफगान में। कहां चलेंगे? अफगान में। अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में एक प्रांत था जिस प्रांत का नाम था गौर। आप लोग नाम सुने होंगे। एक प्रांत था अफगानिस्तान में, एक प्रांत था जिस प्रांत का नाम था गौर प्रांत। क्या नाम था? गौर। इसी गौर प्रांत में एक छोटा सा राज्य था जिस राज्य का नाम था गौरी। क्या नाम था? गौरी। वहां का राज्य का नाम था गौरी। क्या नाम था? गौरी। इस राज्य में गौरी वंश का स्थापना हुआ था। ध्यान से सुनना। एक अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में एक प्रांत था, एक छोटा सा प्रांत था जिस प्रांत का नाम था गौर। इसी गौर में गौरी वंश का गौरी वंश था। क्या था? गौरी वंश। इसी गौर प्रदेश में एक वंश था जिस वंश का नाम था गौरी वंश। अब माना जाता है इस गौरी वंश का जो संस्थापक है, गौरी वंश का जो संस्थापक है, गौरी वंश का जो संस्थापक है, ये 1163 में मोहम्मद बिन शाम ने, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने किया था। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। अगर पूछेगा कि इसकी स्थापना कौन किए थे? गयासुद्दीन, गयासुद्दीन, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने किया था। मोहम्मद बिन शाम ने किया था। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अफगान में एक गौर प्रदेश है, यानी कि प्रांत है, और वहां पे गौरी वंश का स्थापना हुआ गौरे वंश में। इसकी जो स्थापना हुआ था गौर में, ये 1163 ईस्वी में हुआ था। और इस गौरी वंश का जो स्थापना करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद बिन, गया कुछ भी बोलो, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम 1163 ईस्वी में किया था। और माना जाता है कि मोहम्मद गौरी इसी वंश का शासक था। कब इनका निधन हो गया, तो निधन होने के बाद मेरे बाबू 1173 ईस्वी में, 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गद्दी पे बैठा। कभी इनके मरने के बाद, कभी ये मर गए तो इसी वंश का शासक था। मरने के बाद 1173 ईस्वी में, कब? 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने गौरी वंश का क्या बना? शासक बना। क्या बना? गौरी वंश का शासक बना। तो ध्यान रखना कि 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गौरी वंश का शासक बना मोहम्मद बिन शाम को मरने के बाद। क्वेश्चन पूछता है कि इनका और नाम क्या था। क्वेश्चन पूछता है पेपर में
कि मोहम्मद गौरी का दूसरा नाम क्या था, सेकंड नाम, ध्यान रखना, मोहम्मद गौरी का सेकंड नाम क्या था, ये पेपर में पूछ चुका है कि सेकंड नाम क्या था, जिनका नाम था मोहम्मद गौरी का सेकंड नाम क्या था, ये करोड़ों बार पेपर में पूछ चुका है, लड़का कंफ्यूज आ जाते हैं। तो इसका ओरिजिनल नाम था मोहम्मद बिन साम, इसका ओरिजिनल नाम था मोहम्मद बिन साम भी बोलते थे इसको। किनको मेरे बाबू, ये बोलते थे मोहम्मद गौरी का ओरिजिनल नाम था जिसका नाम था मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन साम भी बोला जाता था इसको। अगर बात किया जाए कि ये किस वंश का शासक था, तो इस वंश का नाम था संस वंश। कौन वंश? संस वंश। ध्यान से सुनना, मोहम्मद गौरी ने 1173 ईस्वी में गौरी वंश का शासक बना। अगौरी वंश का जो शासक बना, तो इसका ओरिजिनल नाम था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन साम। ओरिजिनल नाम क्या था? मोहम्मद बिन साम। अगर बात किया जाए कि गौरी वंश का जो स्थापना कहां हुआ था, तो गौरी वंश का जो स्थापना है अफगान प्रदेश में, अफगानिस्तान देश में एक प्रांत था, जिस प्रांत का नाम था गौर प्रदेश। इसी गौर प्रांत में एक गौरी वंश का शासक हुआ करता था। आज जो गौरी वंश का संस्थापक थे 1163 में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने किया था। और कब इनके निधन के बाद 1173 में मोहम्मद गौरी ने गौरी वंश का शासक बना, और इसका सेकंड नाम यानी कि ओरिजिनल नाम था, इसे हम मोहम्मद बिन साम भी बोलते हैं। एक बार पेपर में पूछ दिया था कि मोहम्मद गौरी का ओरिजिनल नाम क्या था, लड़के का अक्का बक्का गुम हो गया था, क्योंकि पढ़ कर जाता है बाबू मोहम्मद गौरी, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम था, सेकंड नाम जानता था। इतिहासकार में जब बढ़िया बढ़िया स्टैंडर्ड लेवल का बुक पढ़ोगे तो उसमें मोहम्मद गौरी नहीं लिखा रहेगा, मोहम्मद बिन साम। क्लियर? डायरेक्ट यहां से आएगा मोहम्मद। देखो इस वंश, क्योंकि इस वंश का शासक था, इसी वंश में मिलेगा, तो डायरेक्ट पेपर में पूछेगा मोहम्मद बिन साम। जैसे ही स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम दोगे, मोहम्मद गौरी नहीं आता है, मोहम्मद बिन साम वहां पढ़ना पड़ता है। समझ में आएगा ये कहां से को नया राजा आ गया, क्योंकि वहां पे ये नहीं पूछेगा मोहम्मद गौरी, डायरेक्ट पेपर में पूछेगा मोहम्मद बिन साम। लड़का को लगा ये कहां से को नया और राजा आ गया, तो ध्यान रखना कि इसी वंश का था, तो बिन साम लगाए तो इसमें भी बिन साम लगेगा। क्लियर? मोहम्मद बिन साम। माना जाता है कि मोहम्मद जो गौरी है, ये मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था, तो वंश का नाम लिख लेना, संस वंश। किस वंश का था? पूछेगा कि किस वंश का शासक था, किस वंश का था, जिसका नाम क्या था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी था संस वंश। कौन वंश? संस वंश। कौन सा वंश था? संस वंश। अगर पेपर में पूछेगा कि मोहम्मद गौरी किस वंश का था, संस वंश। किस वंश? संस वंश। अब मोहम्मद गौरी संस वंश का था, तो इसका भारत में आक्रमण बनाने के लिए योजना बनाया, भारत पे बनाने के लिए, यानी कि योजना बनाया आक्रमण करने के लिए, जिसका नाम क्या था? मोहम्मद गौरी भारत पे आक्रमण करने का योजना बनाया। योजना बनाने का मतलब क्या कि तैयारी की, जैसे तुम लोग तैयारी कर रहे हो, एसएससी का कोई कर रहा है, कोई पीसीएस कर रहा है, रेलवे कर रहा है, एनटीपीसी कर रहा है, ग्रुप डी, चपरासी, खलासी, अरे समझ में, इस सब का अलग अलग तैयारी कर रहे थे। जैसे ही ये भारत पे आक्रमण मारने के लिए इन्होंने एक पूरी तरीके से तैयारी किया, जिसका नाम क्या था? मोहम्मद गौरी। अतः तैयारी करने से तो थोड़े होगा, निर्धारण करने से, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे तुम लोग हो तो तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अच्छा मान लिए कि हम एसपी बन गए, तो एसपी बन जाओगे। मान लिए कि तुम क्या बन गए? तहसीलदार बन गए, पटवारी बन गए, तो पटवारी बन जाओगे। हम मान गए कि क्या हम डीएम बन गए, तो डीएम बन जाएंगे? नहीं, हमको उस टाइप पर मेहनत करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से मोहम्मद गौरी ने ये सोचा था कि हमको भारत पे आक्रमण मारना है, और भारत पे आक्रमण मारने के लिए हमको बहुत सारी चीजें तैयारी करना पड़ेगा, तो इसीलिए बोलते हैं कि तैयारी करो। तो इन्होंने पूरी तरीके से तैयारी किया मोहम्मद गौरी। ये भारत पे आक्रमण मारना क्यों चाहता था? तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मोहम्मद गौरी क्यों भारत पे आक्रमण मारना चाहता था? मोहम्मद गौरी भारत पे आक्रमण मारकर एक करना चाहता था, पहला नंबर कि मोहम्मद गौरी को भारत में इस्लाम धर्म का धर्म प्रचार करना था, और दूसरा पोजीशन था कि इनको भारत में इस्लाम धर्म का एक राज स्थापित करना था, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का निर्धारण था कि इनको भारत में आक्रमण क्यों मारना है, तो इसको भारत में आक्रमण इसलिए मारना था इसको, क्योंकि इसको क्या लग रहा था कि इसको मेरे बाबू भारत में एक इस्लाम का धर्म प्रचार करना है, और दूसरा बात एक छोटा सा प्रांत का स्थापना करना है भारत में, जिसका नाम क्या था? मोहम्मद गौरी। इनका यही प्रांत में था, यही दिमाग में चल रहा था कि हमको भारत पे आक्रमण मारना है। आक्रमण मारने के लिए पूरी तरीके से निर्धारण किया।
डेट टाइम फिक्स किया कि हमको भारत पे किसी तरीके से जीतना है, आक्रमण मारना है। आए अपने दिमाग में पूरी तरीके से निर्धारण बनाया, जिसका नाम क्या था, मोहम्मद गौरी। तो निर्धारण बनाने के बाद इन्होंने अटैक मार दिया। जी हाँ, इन्होंने, मोहम्मद गौरी ने अटैक मार दिया। जो पहला आक्रमण मारा, ये मेरे बाबू मारा 1175 ईस्वी में। जो पहला इन्होंने आक्रमण मारा, जो पहला जो आक्रमण मारा, जिसका नाम क्या था, मोहम्मद गौरी, ये मारा 1175 ईस्वी में। कब मारा? 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पे, यानी कि भारत पे पहला आक्रमण मारा 1175 ईस्वी में। इन्होंने जब पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मारा, ये मार दिया मुल्तान पे। कहा मार दिया? मुल्तान पे। और जो मुल्तान है अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, उस समय भारत में रहा था। पहला आक्रमण मारा मुल्तान पे, मुल्तान पे। मोहम्मद गौरी ने, कभी इंडिया के मैप ड्रा करोगे तो देखोगे कि ऐसे इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे पाकिस्तान और यहाँ पे अफगानिस्तान, यही ना है इंडिया का मैप। यहाँ पे अफगानिस्तान और यहाँ पे पाकिस्तान। यहाँ पे हम लिख देते हैं ए, और यहाँ पे पी, और यहाँ पे आई, यही ना है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तो रहने वाला कहाँ का था? मोहम्मद गौरी रहने वाला था अफगानिस्तान के। सबसे पहले जो आक्रमण मारा कहां पे मारा? पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में उस समय था जिसका नाम था मुल्तान, उस समय भारत में था पाकिस्तान। तो इन्होंने आक्रमण मार दिया किस पे? पाकिस्तान के मुल्तान पे। पाकिस्तान के मुल्तान पे इन्होंने आक्रमण मार दिया, और आक्रमण मारकर इसको क्या कर लिया? जीत लिया। तो एक बार यूपीएससी सीडीएस में क्वेश्चन तुमसे पूछा था, और एनटीपीसी में इस बार 2022 वाला जो एनटीपीसी था, कि जब मोहम्मद गौरी ने भारत पे जब आक्रमण मारा था पहला बार 1175 ईस्वी में मुल्तान पे, तो उस समय मुल्तान में किस वंश का शासक था, कौन से थे? तो ध्यान रखना, उस समय जब शासक मारा था 1175 में, तो उस समय जिसका शासक था एक करमतिया मुसलमान का शासक था। किसका शासन था? करमतिया मुसलमान। करमतिया मुसलमान का शासक था। यहाँ पे करमतिया मुसलमान का शासक था। अब पूरी तरीके से करमतिया मुसलमान का शासक था यहाँ पे मुल्तान में, और करमतिया मुसलमान को हरा दिया, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, मिला लिया है अपने में। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद गौरी का भारत में पहला आक्रमण कौन था, ये मुल्तान में मारा था 1175 ईस्वी में, और यहां से मारकर अपने आप को जीत लिया। और जीतने के बाद पूछता है कभी कल पेपर में कि कब मोहम्मद गौरी ने भारत में पहला जो आक्रमण मारा था 1175 ईस्वी में मारा था, और 1175 ईस्वी में आक्रमण मारने के बाद ये मुल्तान पे किसका शासक था? तो मुल्तान पे करमतिया मुसलमान का शासक था, और करमतिया मुसलमान को पूरी तरीके से हरा दिया, और हराने के बाद इस राजपाट को जीत लिया। और जीतने के बाद ये यहां से फिर आगे बढ़ा, फिर यहां से क्या बढ़ा? ये आगे बढ़ा, जिसका नाम क्या था? मोहम्मद गौरी। कब यहां से आगे बढ़ा, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, तो यहां से आगे बढ़ा। तो यहां पे एक जगह पड़ता है, जिस जगह का नाम है गुजरात, जिस जगह का नाम है गुजरात। अब कहानी सुनना, कब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण मार दिया पाकिस्तान के मुल्तान पे, तो इन्होंने फिर सोचा कि इन्होंने फिर आक्रमण मार दिया, ये आगे बढ़ गया। ये आगे बढ़ा तो यहाँ पर जगह है जिसका नाम है गुजरात। गुजरात के पाटन पे, गुजरात में एक जगह है जिसका नाम पाटन, पाटन पे इन्होंने आक्रमण मार दिया। और जब आक्रमण मार दिया पाटन पे, तब बताते हैं क्या हुआ। मार्कर कहां गया जी? एक मिनट, इसको साफ कर दिया जाए। चलो, कब गुजरात के पाटन पे आक्रमण मारा 1178 ईस्वी में, तो वहां पे जो शासक थे गुजरात में, उनका नाम था मेरे बाबू भीमदेव सेकंड। भीमदेव सेकंड, इसको बढ़िया से बता देते हैं। चलो यहां मैं बना देते हैं, बताते हैं ड्रॉ कर कर। अगर बात किया जाए मोहम्मद गौरी का, तो मोहम्मद गौरी ने जो सेकंड आक्रमण मारा, ये मारा 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में यहां से आ गया कहां पे? मुल्तान से डायरेक्ट यहां पे मार दिया गुजरात में। और गुजरात में मारा सेकंड आक्रमण 1178 ईस्वी में, ये मार दिया गुजरात। कहां मार दिया? गुजरात। और गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है पाटन। क्या नाम है? पाटन। इसी पाटन में आक्रमण मार दिया। और माना जाता है कि जब गुजरात के पाटन में कब आक्रमण मारा था ये, तो इस समय गुजरात में किस राजा का शासक था? तो इस समय शासक थे जिनका नाम था भीमदेव सेकंड। भीमदेव सेकंड। अब भीमदेव सेकंड
यहाँ पे शासक थे और माना जाता है कि इनका ओरिजिनल नाम क्या था, भीमदेव सेकंड का था। इनका ओरिजिनल नाम माना जाता है मूलराज सेकंड कहा जाता था इनको, मूलराज द्वितीय भी कहा जाता था इनका। इनका दूसरा नाम था मूलराज द्वितीय। अगर कभी क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि मूलराज द्वितीय किसका नाम था, इन्हीं का भीमदेव का था। और इनकी माँ भीमदेव सेकंड का जिनका नाम था नायिका देवी, इनकी माँ का नाम क्या था, नायिका देवी। इनकी माँ का नाम था नायिका देवी। क्या नाम था, नायिका देवी, नायिका देवी। अब कहानी सुनना। जब सेकंड आक्रमण 1178 में कब मारा गुजरात के पाटन पे, तो उस समय गुजरात पे जो शासक हुआ करते थे भीमदेव सेकंड थे, या चाहे बोलो मूलराज सेकंड थे। कब मोहम्मद गौरी ने 1178 के कब गुजरात के पाटन में आक्रमण मारा, तो भीमदेव सेकंड का शासक था और इनके मां थी जिनका नाम था नायिका देवी। ये दोनों आपस में मिल गई। अब मिलकर इनकी मां और भीमदेव सेकंड एक खुद युद्ध लड़े जिसका नाम क्या था, मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को यहाँ पे पूरी तरीके से मोहम्मद गौरी को पूरी तरीके से ये हरा दिए। कौन, ये भीमदेव सेकंड ने क्या कर दिए, हरा दिए। क्लियर, क्या कर दिए, हरा दिए। जिनका नाम क्या था, मोहम्मद गौरी। इसमें जीत किसका हो गया, भीमदेव सेकंड का। अब समझना, कब मोहम्मद गौरी को यहाँ पे भीमदेव ने हरा दिए, मोहम्मद गौरी को 1178 में पाटन में। तो क्वेश्चन यहीं से तुमसे क्या पूछा जाता है कि प्रथम मुसलमान तुर्क, यानी कि पहली बार तुर्क मुसलमान का भारत में हार कब हुआ था, 1178 ईस्वी में। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, पेपर में अगर पूछेगा कि भारत में पहली बार तुर्क मुसलमानों का हार कब हुआ था, 1178 ईस्वी में भीमदेव सेकंड ने हराए थे। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, फिर एक बार बोल रहे हैं। क्वेश्चन अगर पेपर में तुमसे पूछता है, अब पूछता ही है, ये बात नहीं है कि नहीं पूछता है, पेपर में क्वेश्चन पूछता ही है। क्वेश्चन तुमसे ये पूछता है कि तुर्क मुसलमान, यानी कि तुर्क मुसलमान का भारत में पहली बार हार कब हुआ था, 1178 ईस्वी में गुजरात के पाटन में हराए थे भीमदेव सेकंड और इनके मां नायिका देवी ने। कौन, नायिका देवी में। क्लियर, डाउट क्लियर। तो ध्यान रखना ही इनका मोहम्मद गौरी का, यानी कि मोहम्मद गौरी भी हार गए और मुसलमान तुर्क मुसलमान के भारत में पहली हार, लेकिन इससे पहले जो भी आए थे वो जीत कर गए थे। क्लियर, डाउट खत्म। आगे चला जाए तो तुर्क मुसलमान का भारत में पहला जो है हार है, यही है पाटन का हार। आगे चला जाए, अब इसके बाद एक अब चला गया जिसका नाम था क्या, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने फिर आया, मोहम्मद गौरी फिर आया भारत में। और भारत में आने के बाद 1179 में पेशावर को जीता। किसको जीता, पेशावर को। 1181 में लाहौर को जीता। किसको जीता, लाहौर को। और 1185 में जीत गया किसको, सियालकोट को। किसको, सियालकोट को। ये तीनों कहां पे था, ये पाकिस्तान में था। उस समय भारत में था। तो तीनों को जीत गया कौन, मोहम्मद गौरी। तो भारत में पहला आक्रमण याद रखना, ये याद रखना। फिर उसके बाद आया 1179 में पेशावर को जीता, 81 में लाहौर को जीता और 85 में सियालकोट को जीत गया। कौन, जिसका नाम क्या था, मोहम्मद गौरी। और जीतने के बाद धीरे धीरे भारत की ओर अग्रसर हो रहा था, यानी कि भारत की ओर बढ़ रहा था। क्योंकि एक बार यहां से हार कर चल गया 78 में, हारने के बाद फिर भारत में आ गया, यानी कि फिर से वापस आ गया। यहां से हारने के बाद चल गया अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के बाद फिर पूरी तरीके से पाकिस्तान को जीत गया था, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। पूरी तरीके से पाकिस्तान वाले एरिया को जीत गया। 1179 में पेशावर जीता, 81 में लाहौर जीता और 85 में सियालकोट गया। अब इसका धीरे धीरे पूरी तरीके से पाकिस्तान में कवर बना लिया था और धीरे धीरे और फिर भारत की ओर बढ़ने लगा, जिसका नाम क्या था, मोहम्मद गौरी। अगर भारत की ओर बढ़ा मोहम्मद गौरी, तो इन्होंने भटिंडा के ऊपर, किसका, भटिंडा के ऊपर आक्रमण मार दिया। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है भटिंडा, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है भटिंडा। समझना, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है भटिंडा। भटिंडा कहाँ पे है, भटिंडा, ये भटिंडा है पंजाब में। अब पंजाब में ये मेरे बाबू क्या था, समझना। कब ये पूरी तरीके से जीतने के बाद भटिंडा में जो शासक थे, भारत में एक शासक थे जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान।
एक भारत में उस समय शासक बहुत ज्यादा तेजी से चल रहे थे, यानी कि पूरी तरीके से कवर कर रहे थे। उनका नाम था पीआरसी, यानी कि पृथ्वीराज चौहान थे। वो भारत में पूरी तरीके से सत्ता में थे और भतीजा पंजाब के एरिया में है। और यहाँ पे उस समय जो शासक हुआ करते थे, अधिकार हुआ करता था, वो पृथ्वीराज चौहान को हुआ करता था। क्लियर? तो ये आया और आकर डायरेक्ट मार दिया आक्रमण कहां पे? भटिंडा पे। और भटिंडा को पंजाब में मोहम्मद गौरी ने ये पूरी तरीके से जीत लिया। मोहम्मद गौरी ने पूरी तरीके से जीत लिया। कब जीत लिया तो यहाँ पे अधिकार किसका था? पृथ्वीराज चौहान को। कब पृथ्वीराज चौहान का पता लगा कि कौन है भाई जो यहाँ पे आकर अधिकार कर लिया, धीरे धीरे पता लगा है पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान ने पता लगाए तो माना गया कि वो थे जिनका नाम था मोहम्मद गौरी। कौन थे? मोहम्मद गौरी। यहाँ भटिंडा में, पंजाब में के जस्ट नीचे एक हरियाणा जगह है। हरियाणा जगह, जिस हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है तराइन। क्या नाम है? तराइन। तराइन में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच झगड़ा हो गया, यानी कि लड़ाई हो गया, युद्ध हो गया, जिसे बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, जिसे बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। नहीं है समझ में? देखो, एक कहानी था कि 1179 में पेशावर को लड़ा, 181 में लाहौर पे जीता, 1185 में 1181 में लाहौर है, 1185 में सियालकोट। इसके बाद ये अपना धीरे धीरे बरसता लाते गया और बढ़ गया इंडिया में। और इंडिया में कब बढ़ा तो ये ऊपर जा पहुंचा पंजाब में। पंजाब में ये अटैक मारा था। उस समय पूरी तरीके से पंजाब में जो शासक थी, यानी कि शासक थी, शक्तिशाली थी। तो भारत में एक ही शक्तिशाली चल रहा था, जिस शक्तिशाली का नाम था पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान। साफ कर रहे हैं? लिख लो जल्दी से। लिख लिए? चलो बाद में लिख लेना इसको देखकर। उस समय यहां से बढ़िया से समझा देते हैं। देखो, इस वाला एरिया में देखोगे, इस वाला एरिया में, तो इस वाले एरिया में पंजाब कहां है? इस वाले एरिया में पंजाब। इस वाला एरिया में क्या है? पंजाब है। अब उस समय भारत में जो शासक चल रहे थे, भारत में, इंडिया में जो शासन चल रहा था, यानी कि शासक थे, वो थे पृथ्वीराज चौहान। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? चौहान वंश के शासक थे। और माना जाता है ये बहुत बड़े शक्तिशाली थे। ये शक्तिशाली थे, जिनका नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान। शक्तिशाली थे ही, इसमें कोई दूर राय नहीं है। जिसमें भारत में शासक कौन थे? यही पंजाब में एक जगह पड़ता है जिस जगह का नाम है भटिंडा। क्या नाम है? भटिंडा। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है पाकिस्तान, और यहाँ पे जगह है जिसका नाम है अफगानिस्तान। यहाँ से आया, डायरेक्ट घुस गया, जिसका नाम क्या था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने डायरेक्ट कहां आक्रमण मार दिया? आक्रमण मार दिया भटिंडा पे। कहां मार दिया? भटिंडा। भटिंडा कहां पे है? पंजाब में। ये जो क्षेत्र है, ये पहले से आता था किसके बारे में? अब देखो, पृथ्वीराज चौहान को हम शॉर्ट में पीआरसी लिखेंगे। अब जहां पीआरसी लिखेंगे तो समझ जाना यही है जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज, पीआरसी, पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पे जो भटिंडा में पूरी तरीके से अधिकार था, एक किसका था? पीआरसी का। पीआरसी का मतलब हो गया पृथ्वीराज चौहान। और यहां पे आकर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण मार दिया और पूरी तरीके से भटिंडा को अपने कब्जे में ले लिया। कौन? मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी ने पूरी तरीके से भटिंडा को अपने कब्जे में ले लिया। और कब्जे में लेने के बाद यहीं पे मोहम्मद गौरी ने यह सोचा कि अब तो हमारा हाथ में आइए गया। तब इन्होंने, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने धीरे धीरे पता लगाया कि भाई है कौन ऐसा व्यक्ति कि जिन्होंने हमारे राज्य में ही आकर हमारे ऊपर ही आक्रमण मारकर अधिकार कर लिया धीरे से। तब धीरे धीरे पता लगा कि ये मोहम्मद गौरी है। अब मोहम्मद गौरी, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है हरियाणा, और हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है हरियाणा में तराइन। एक जगह है हरियाणा में जिसका नाम है तराइन। और तराइन में ही हो गया तराइन का प्रथम युद्ध। और तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में हुआ था। 1191 ईस्वी में। और 1191 ईस्वी में हुआ था, तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मोहम्मद गौरी और
पृथ्वीराज चौहान के बीच, और इसमें माना जाता है कि मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान का जीत हुई थी। इसमें माना जाता है कि मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और इसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने बंदी बना लिया था, यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने किसको बंदी बना लिया? मोहम्मद गौरी को। और इसमें कब बंदी बनाया मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें यह माना जाता है कि क्षमा याचिका दया करने लगा, यानी कि क्षमा उमा मांगने लगा। कौन? मोहम्मद गौरी। कब क्षमा उमा मांगने लगा तो क्षमा उमा दे दिए, जिनका नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान। और यहाँ से ये निकल पड़ा और निकल कर फिर अपने यहाँ पे चल गया, जिसका नाम कहा है? अफगानिस्तान में, गौर प्रदेश में। कब यहाँ से क्षमा उमा मांगकर निकल गया? क्योंकि माना जाता है, कोई इतिहासकार बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को कोई 10 बार हराया, 5 बार हराया, 14 बार हराया, ये हराया मोहम्मद गौरी, लेकिन ओरिजिनल 17 बार हराया था। आगे समझे, इसको हम बताएंगे कि क्यों युद्ध आगे हुआ, कैसे हुआ। तो देख रहे हो कंटेंट के मामला में फिल्म बोलेगी, कंटेंट के मामला में बेहतर कोई नहीं जानेगा, क्योंकि पढ़ा वही है जिसको तुमको पता है। यानी कि मान के चलो कि कभी भी किसी को पढ़ना है तो कम से कम डीप से पढ़ना पड़ेगा। जैसे इन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने इनको बंदी बना लिया मोहम्मद गौरी को, तो ये क्षमा उमा मांगने लगा, छोड़ दिए पृथ्वीराज चौहान। चल गया फिर कहां थे? अफगानिस्तान में, अपने प्रदेश में चल गया मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी ने प्योर, पूरी रूप से एक राजनीति बनाया, यानी कि पूरी तरीके से साल भर तैयारी किया, फिर इस पे आक्रमण मार दिया 1192 में, जिसका नाम क्या है? तराइन का सेकंड। इसमें हरा देता है इनको, पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, हराने के बाद हत्या कर देता है। तो किसी भी चीज को पढ़ोगे तो डीप से ही पढ़ोगे, बिना डीप से पढ़े हुए नहीं पढ़ पाओगे। आगे समझ में? आगे चले, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में? बताना। आगे चले, चलो। तो ध्यान रखना। और एक शायर ने क्या कहा है, ध्यान से सुना। एक शायर थे, शायर ने क्या बोले कि, वो बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल देते हैं कि शायर ने क्या कहे थे। और शायर ने क्या बोले थे कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। क्लियर? तो ध्यान से सुनना, ये बहुत बढ़िया लाइन है मेरे भाई, जो कि आपको खुद सोचने पे मजबूर कर देगा कि एक शायर थे, एक शायर ने क्या किया कि लम्हों ने सादगी की और सादगी में ही पूरा दुनिया उजड़ गई। लम्हों ने सादगी की और सादगी में ही पूरी दुनिया उजड़ गई। अब मानने के लिए मानो वो बेवफा थी, लेकिन हमको क्या पता था कि वो मुकर जाएगी। क्लियर? तो ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहो, और पढ़ाई से बेस्ट तरीका कुछ नहीं है अपने आप को संभालने के लिए। माना जाता है कि जो सफलता होती है, सफलता मेरे बाबू एक इतना बढ़िया दुल्हन होती है कि एक बार जिस आप सफलता के दुल्हन में आप बैठ जाइएगा ना, तो गली का कुत्ता भी आपको दुल्हा बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। क्लियर? डाउट? तो ध्यान रखना कि मेरे बाबू सफलता एक बहुत बढ़िया दुल्हन है, जिसको सजाते वक्त इतना बढ़िया आता है, इतना बढ़िया लगता है। तो वही ने शायर ने कहा था कि लम्हों ने सादगी पाई और खता इसको सदियों में पाई। क्लियर? तो ध्यान रखना, ये सब पढ़ते रहो। तो ध्यान रखना, ये मेरे बाबू क्या, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में, और इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई, पृथ्वीराज चौहान का जीत हुई। और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद मोहम्मद गौरी ने क्षमा दया और याचिका किया, और यहां से पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया। फिर इसके बाद ये नहीं माना, मोहम्मद गौरी ने 1192 में दिल्ली पे आक्रमण मार दिया। कहां पे आक्रमण मार दिया? दिल्ली पे आक्रमण मार दिया। कौन? जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। और कब दिल्ली पे आक्रमण मार दिया, तो इसी को बोला जाता है तराइन का सेकंड युद्ध। और इसमें पूरी तरीके से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और हराने के बाद यहां से हत्या कर दिया पृथ्वीराज चौहान को।
और हत्या कर दिया, और हत्या करने के बाद बताया जाता है कि कई इतिहासकार बताते हैं कि इनको हत्या कर दिया गया सेकंड में। मोहम्मद गौरी ने वो चीज नहीं छोड़ा जो कि वो छोड़ दिए थे। पूरी तरीके से मोहम्मद गौरी ने इनको हत्या कर दिया, पृथ्वीराज चौहान को। और माना जाता है कि टी स्मिथ एक राइटर थे, वो माना जाते हैं कि इसी 1192 के इतिहास के अनुसार, यानी कि तराइन के सेकंड युद्ध के अनुसार भारत में इस्लामिक सत्ता का स्थापना हुआ था। इस्लामिक सत्ता का स्थापना इसी युद्ध के निर्धारण में हुआ था 1192 में। और इनमें कुछ गद्दारों ने इनको साथ दे दिया था मोहम्मद गौरी का, जिसका नाम था जयचंद। वो हम आगे पढ़ेंगे चंदावर के युद्ध में, तो बताएंगे कि जयचंद दिया था या नहीं दिया था। वो आगे का बात है कि जयचंद दिया था या नहीं दिया था। वो जब भी गद्दारों दोस्त का बात है, बेवफा का बात है, गद्दारों का बात है, तो सबसे पहला नाम आता है जयचंद। सबसे पहला नाम आता है जयचंद। और जयचंद गद्दारी किया था या नहीं किया था, हम आगे वाले क्लास में देखेंगे, चंदावर के युद्ध में याद रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि तराइन के प्रथम युद्ध में जीतते हैं पृथ्वीराज चौहान, और सेकंड में जीता है मोहम्मद गौरी, इनको मार देता है पृथ्वीराज चौहान को। तो पहला आक्रमण 1191, दूसरा 1192 में दिल्ली में आक्रमण मारा था। ठीक है, तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद और जय भारत।